तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमारा टॉपिक्स टू बी कवर्ड जो है वो क्या क्या होगा। पहला टॉपिक हम लोग मोशन पे एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। रेफरेंस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सेस और ओरिजिन देखेंगे। फिर हम लोग रेफरेंस पॉइंट के बाद हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना सीखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। आप लोगों को आई होप कि वेक्टर और स्केलर के बीच में डिफरेंस पता है। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखने के बाद हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड क्या है। वेलोसिटी एंड स्पीड के बीच में देखेंगे। एंड फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है। यूनिफॉर्म और अच्छा, ये हैंडराइटिंग क्लियर है सबको, क्योंकि ये नोट्स आपको बाद में मिल जाएंगे। अगर क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा सा स्लो करके और भी लिख सकता हूँ। तो हम ये डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। इसी पे ही बेसिकली यहाँ तक तो पूरा थियरी है, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। फिर हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, हाँ। और फिर थोड़े छोटे मोटे टॉपिक्स बच जाएंगे, जो कि जैसे कि रिलेटिव मोशन हुआ, रिलेटिव मोशन, और हमारा आ जाएगा सर्कुलर मोशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य होगा कि आज हम लोग पहले 4 टॉपिक्स को फटाफट डिस्कस कर ले। तो मुझे ये बताइए, अभी जितने लोग भी उपस्थित हैं उन लोगों में से कितने लोगों को पहले 4 टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। हैंड रेज कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए। अच्छा, कृतिका, अच्छा कृतिका को भी पता है, ओके। तो हम लोग बहुत फटाफट मूव कर लेंगे। मेरा उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ क्या है, कि हम थ्योरी, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ ना कुछ आइडिया, तो हम लोग थ्योरी बहुत कम डिस्कस करेंगे, हम लोग क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे। हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे इन दोनों पार्ट पे, ठीक है। हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे इन दोनों पार्ट पे। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस को सॉल्व करेंगे और हम लोग ग्राफ्स को सीखेंगे, क्योंकि ये आप लोग जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, तब आप लोग को इनका उपयोग करना बहुत मतलब अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? हमारा टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो स्ट्रेट लाइन बता दो। स्ट्रेट लाइन में, अच्छा, आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पता होगा क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सुना है नाम? यस सर। यस सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरली आप लोगों को दो, एक एक्सेस या दो एक्सेस के बारे में बताया जाता है। जैसे कि ये एक्स एक्सेस मान लेते हो, ये वाई एक्सेस मान लेते हो, ठीक है। ये, और फिर अगर एक जेड एक्सिस भी ले लिया जाए तो ये 3D हो जाता है, ठीक है। ये 3D ज्योमेट्री है। अगर आप तीन डायमेंशन लेते हो, 3D का मतलब 3 डायमेंशन। ये एक्स एक डायमेंशन हो गया, जेड एक डायमेंशन हो गया, वाई एक डायमेंशन हो गया।
तो 3 डायमेंशन में अगर कुछ भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर मेजर करते हो 3 डायमेंशन में, तो वो 3D ज्योमेट्री में हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप ये z एक्सिस को हटा के सिर्फ x और y यूज करते हो तो वो 2D ज्योमेट्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये y को भी हटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1D ज्योमेट्री। ठीक है, तो 3D ज्योमेट्री में कोई एक फिगर बताओ जो 3D ज्योमेट्री में आता है। कोई एक फिगर जो आप नेचुरल देखते हो। क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, स्फीयर, पिरामिड, है ना? कोन, पिरामिड, कोन। ठीक है, 2D ज्योमेट्री का बताओ। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सर्कल, ट्रायंगल, ठीक है, मतलब आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो। वेरी गुड, मेरा तो बहुत काम आसान हो गया। 1D लाइन, रे, लाइन, रे, सब एक ही पैरेलल्स है। तो हाँ, तो मेरा तो काम बहुत ही आसान हो गया। तो 1D में जब आप, तो हम लोग का काम इस स्टैंडर्ड में ये सब कुछ देखना नहीं है। ठीक है, हम लोग कहाँ पे देखेंगे? हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ 1D में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखो 1D हम मतलब सिर्फ कोई एक एक्सिस को फोकस करेंगे, या तो एक्स एक्सिस, सिर्फ एक एक्सिस लेकर हम लोग अपना पूरा काम चलाएंगे। अब जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे वैसे आप 2 डायमेंशनल पे जाओगे, फिर 3 डायमेंशनल पे जाओगे हायर स्टडीज में। बट अभी हमारा काम होगा, फोकस होगा सिर्फ 1D ज्योमेट्री में। ठीक है, तो 1D ज्योमेट्री में पहला चीज ये समझ लो, आप एक ये मेरा एक्स एक्सिस है, उसमें ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है। तो इस डायरेक्शन में आप जो भी मेजर करोगे वो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, और इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में जो भी मेजर करोगे वो वैल्यूज नेगेटिव होंगी। सिंपल। ठीक है, इसमें तो कोई, ये तो बेसिक चीजें थी। ठीक है, तो अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मोशन पे। मोशन में जब हम डिस्कस करेंगे तो मेरे को अब कुछ एग्जांपल्स दो जहां आपने फिजिकल वर्ल्ड में अपने आसपास सराउंडिंग में आपने मोशन देखा होगा। मूविंग कार, ओके, लीव्स मूविंग ऑफ कार, ट्रीज, मूविंग कार, और फ्लाइंग प्लेन, और ट्रेन बोल दो, ट्रेन, यस सर, और ये प्लेन अभी प्लेन, कहा किसी ने। और क्या बताओ? वॉकिंग पर्सन, वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, रनिंग, जंपिंग, जंपिंग। ठीक है, इतना कुछ है, इतना कुछ है। आप अभी रोटेटिंग, ये सर्कुलर में आ जाएगा आप जब देखोगे। रोटेटिंग, रिवॉल्विंग, रोटेटिंग फैन। ठीक है, रोटेटिंग फैन। और रिवॉल्विंग अब अर्थ, अर्थ, थोड़ा प्लैनेट की तरफ आ जाओ। बोलो रिवॉल्विंग अर्थ, अर्थ, अर्थ क्या कर रहा है? रिवॉल्व, अर्थ रोटेट भी कर रहा है ना, अपने एक्सिस के यस अबाउट सर, रोटेट, अपने एक्सिस के अबाउट घूम भी रहा होता है, और हाँ, वो सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा होता है। वो सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रिवॉल्व रहा भी कर रहा होता है, और अपने एक्सिस के अराउंड घूम भी रहा होता है। ठीक है, दोनों चीज कर रहा होता है। तो ये सारे कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स है जो आप लोग लाइव देखते हो। तो इन सब का स्टडी हम लोग करेंगे, वो कहलाएगा मोशन। तो मोशन का ऑपोजिट हो जाता है रेस्ट। ठीक है, ये मोशन का ऑपोजिट है। ठीक है, बट इन दोनों को स्टडी करने से पहले आप कब कहोगे कि एक कार या ट्रेन, एक प्लेन मूव कर रहा होगा? तो आपको उसके लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो ऑब्जर्वर चाहिए, ठीक है, एक तो ऑब्जर्वर चाहिए आपको जो बताएगा कि हाँ वो मूव कर रहा है, या फिर रुका हुआ है, या फिर कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए होगा? उस ऑब्जर्वर को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। ठीक है, उसको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। तो उस रेफरेंस पॉइंट से ये ऑब्जर्वर रिपोर्ट करेगा कि उस रेफरेंस पॉइंट से, लेट से मुझे बताना है कि
एक सब्जी की मंडी कितनी दूर है, ठीक है, तो वो बताएगा कि ये सब्जी की मंडी पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर वो बता देगा, कोई ऑब्जर्वर है, वो उससे पूछा जाए कि सब्जी मंडी कहाँ पर है, अगर वो बोल देगा कि 50 मीटर दूर है, तब जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको क्या ही समझ में आएगा कहाँ से 50 मीटर दूर है ना। या तो बोले कि अभी जहाँ पे खड़े हो वहां से 50 मीटर दूर है, या तो बोले कि ये पुलिस चौकी आपको पता है वहां से 50 मीटर दूर है, या तो बोले वो रेलवे स्टेशन से 100 मीटर दूर है, ठीक है। इस तरीके से किसी जगह का एक रेफरेंस लेकर उसे बताना पड़ेगा, हाँ भैया इससे इतना दूर है। तो जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है उसका रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करने के लिए कि आप क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जहां पे भी जो भी रेफरेंस पॉइंट होगा, हमारे केसेस में ये रेफरेंस पॉइंट स्ट्रेट लाइन में ओरिजिन होगा, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट हम हर जगह पर ओरिजिन लेंगे, क्योंकि ओरिजिन अगर हमने फिक्स कर दिया रेफरेंस पॉइंट पे, तो हम उस रेफरेंस पॉइंट से चाहे कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, कुछ भी अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो हम इजीली बता सकते हैं, ठीक है। तो रेस्ट कब हम बोलेंगे कि एक बॉडी रेस्ट पे है, कब हम बोलेंगे एक बॉडी रेस्ट पे है? When it is not सर moving respected to the जब reference किसी point. रेफरेंस पॉइंट के इधर से वो मूव नहीं कर रहा होगा। हाँ तो सिंपल है, मैं बोल दूंगा कि When it is not moving with respect to a point. when the position of a body is not changing with respect to time as observed by an observer, ठीक है, and position is measured from a reference point, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अगर वो ऑब्जर्वर कहे कि आपका जो पोजीशन है, वो जो पोजीशन ऑफ द बॉडी है वो नॉट चेंजिंग, ठीक है। अगर आपका पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग, किसके साथ? टाइम के साथ, ठीक है। अगर आप पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो बोल दोगे चेंज नहीं हो रहा है, तो बोलोगे कि वो रेस्ट पे है। तो सिंपल, अगर मैं अभी आपको एक चीज बताऊं, ग्राफ, तो सिंपल देखो, अगर मैं दो एक्सिस ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? दो एक्सिस ले रहा हूं, और एक्स एक्सिस में मैं टाइम को प्लॉट कर रहा हूं, और वाई एक्सिस में मैं पोजीशन को प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। वाई एक्सिस में मैं पोजीशन को प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मान लो पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से मीटर्स में मेजर हो रहा है, एंड ये टाइम हम लोग सेकेंड्स में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये टाइम हम लोग सेकेंड्स में मेजर कर रहे हैं। ये पोजीशन हम लोग अगर मान लो, और थोड़ा सा और एक डायग्राम बना देते हैं, ये मान लो मेरा ओरिजिन है, और इस पॉइंट पे मेरा बॉडी है कितने दूर? 5 मीटर, ठीक है। ओरिजिन से मेरा 5 मीटर ए बॉडी प्रेजेंट है, और मैं ये देख रहा हूं कि वो ये जीरो वाई एक्सेस में पोजीशन हम मेजर कर रहे हैं ना, तो ये जीरो हो गया वैल्यू पोजीशन की, और लेट से यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो हम अगर जीरो टाइम पे t इक्वल्स टू 0 पे देखेंगे, वो यहाँ पे अवेलेबल होगा, मतलब पोजीशन जो है ओरिजिन से 5 मीटर दूर पे होगा। अगर हम लोग 1 सेकेंड पे देखेंगे, तब भी वो एकदम सेम 5 मीटर पे ही होगा। अगर हम लोग 2 सेकेंड पे देखेंगे, तब भी वो 5 पे होगा। अगर हम लोग 3 सेकेंड पे देखेंगे, तब भी वो 5 पे होगा। हम कहीं भी देख ले तो वो 5 पे ही हो रहा है, तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन इसे
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा अगर कर्व आता है क्या कि पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो फिर मेरा बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, ये एक हो गया। और मोशन क्या कहेंगे हम लोग? मोशन, मोशन भी वैसे ही डिफाइन कर देते हैं। मोशन हम कहेंगे कि when the position of a body changes with, ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू है। ठीक है, इसका मतलब शॉर्ट में WRT मतलब W से विथ, R से रेस्पेक्ट और T से टाइम। विथ रेस्पेक्ट, V से T से टू, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम as observed from a reference point, then the body is said to be in motion। सिंपल। अगर उस बॉडी की पोजीशन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तब हम उसे कहेंगे कि वो मोशन में है। ठीक है, जैसे कि अगर आप, ये हमारा एक्स एक्सिस मानो, ये आपका ओरिजिन मानो। ठीक है, तो आपने अब ए बॉडी को मेजर करना शुरू करा तो वो एट टी इक्वल्स टू 0 वो 5 मीटर में मिला। ठीक है, फिर हमने टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे देखा, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे देखा कि वो ये 10 मीटर पे आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 मीटर पे हो गया। फिर हमने 3 सेकेंड पे देखा, टी इक्वल्स टू मान लो 4 सेकेंड पे, तो ये क्या, ये यहाँ से ये 20 मीटर की दूरी पर आ गया। ठीक है, 20 मीटर की दूरी पर आ गया। तो अब क्या हो रहा है, ये ए बॉडी की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज होते जा रही है। टी इक्वल्स टू 0 पे हम इसे 5 मीटर की दूरी पर देख रहे हैं, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हम इसे 10 मीटर की दूरी पर देख रहे हैं, टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे हम इसे 20 मीटर की दूरी पर देख रहे हैं। तो इसका भी अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इधर हम लोग वाई एक्सिस पे हम पोजीशन प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम प्लॉट करेंगे। टाइम को सेकंड में प्लॉट कर रहे हैं, पोजीशन को हम में प्लॉट कर रहे हैं। तो हमने t इक्वल्स टू 0 जब था तब हमने क्या पॉइंट मेजर करा था कि वो 5 मीटर पे है। ठीक है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे 0, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हम इसे कहाँ देख रहे हैं, हम इसे कहीं 10 सेकेंड पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है और ये वैल्यू 10 है। t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे हम इसे कहाँ पे देख रहे हैं, हम इसे मान लो एकदम यहाँ पे, ये क्या पॉइंट है, ये 20 है, तो हम उसे यहाँ पे देखेंगे। तो ये कुछ ऐसा बढ़ रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा बढ़ रहा है। तो इस केस में क्या है, इस केस में पोजीशन जो है और टाइम के साथ वो चेंज होते जा रहा है। ठीक है, जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ये हो गया आपका रेस्ट का ग्राफ, ये हो गया आपका मोशन का ग्राफ। ठीक है, अब एक चीज समझो, मोशन अगर बॉडी कर रहा है तो आप ये भी कॉन्सेप्ट समझो कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है। यूनिफॉर्म बोले तो
body must travel equal distances or displacement in equal intervals of time. And non-uniform में body must travel unequal distances और displacement, ये displacement है, ठीक है, शॉर्ट में हम डिस डॉट करके लिख देंगे, in equal intervals of time, ठीक है। ये हो जाता है दोनों के बीच में डिफरेंस। हम यहाँ पे ये वाला टर्म यूज कर लिए हैं, तो इन पे भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पे आएंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंसेस लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को, आपने कहा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट, आप लोगों ने कहा हुआ है कि आप लोगों को आइडिया है, तो मैं ज़्यादा इस पे चर्चा ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली चीज़ें लिख देंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट बताओ, डिस्टेंस क्या है? Distance is the total distance traveled by a body. Actual distance between the initial and the final point. ये लिख लो टोटल डिस्टेंस। अब तो डिस्टेंस का डेफिनेशन वर्ड में ही आप डिस्टेंस को यूज कर लोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। बस थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत है, थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत है। सही कह रहे हो आप लोग, मैं आप लोग की भावनाओं को समझ रहा हूँ। Actual length of the path traveled by a moving body. मैं आप लोग की भावनाओं को समझ रहा हूँ, थोड़ा सा बस रिफाइन कर लो। क्या लिखना है यहाँ पे? डिस्टेंस का मतलब टोटल, क्या कहोगे? पाथ लेंथ, क्या कहोगे? टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ traveled by a moving body by the body In unit time. between initial and final points, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ, इस पे गौर फरमाना, टोटल पाथ लेंथ। एंड सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? shortest distance. The shortest distance measured from the initial to the final point. बच्चा Of the देखो, body. अभी ना हम लोग, ये मेरा भी टेंडेंसी होता था जब मैं भी आप लोग 9th स्टैंडर्ड में था, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ना, तो उसी में ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यूज कर लेंगे तो फिर मजा चला जाता है, ठीक है। डेफिनेटली तो बस वो डिस्टेंस की जगह पर आप पाथ लेंथ यूज कर लो। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, पाथ लेंथ मतलब समझ रहे हो ना, जो पाथ जा रहा है उसमें लेंथ क्या है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन The initial position. इनिशियल एंड, देखो अब मैंने यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मैंने यहाँ पे ये जो टर्म यहाँ लिखा है कि ट्रैवल्ड, ठीक है, जो डिस्टेंस में मैंने यूज करा है ट्रैवल्ड, वो डिस्प्लेसमेंट वाले डेफिनेशन में नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि समझो, क्योंकि अगर दो
पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है। तो मान लो बॉडी अगर यहां से यहां डायरेक्टली चला गया तब तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब अगर ये वन पाथ इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज डिस्प्लेसमेंट। बट अगर वो पार्टिकल ऐसे जाता है, ठीक है, 2 ले लो, तो 2 मेरा आपको देगा डिस्टेंस। Distance. अगर मान लो वो ऐसे भी जा सकता है ना, 3, थोड़ा डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया 2 और ये वाला यूज करते हैं 3 के लिए, ठीक है, 3। तो 2 3 भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर बॉडी मान लो 2 और 3 पाथ ट्रैवल कर रहा है, ये दोनों पाथ को चूज कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट लेकिन एक ही रहेगा ना। डिस्प्लेसमेंट तो एक डेफिनेट वैल्यू है, क्या कि ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट के बीच में कितना लेंथ है, इन दोनों के बीच में कितना लेंथ है, वो तो डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, चाहे वो बॉडी पाथ 2 को चूज करे या पाथ 3 को चूज करे, बट द डिस्प्लेसमेंट वुड बी सेम, ठीक है। तो इसीलिए ट्रैवल्ड जरूरी नहीं है आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ यू मस्ट नो दैट डिस्टेंस इज अ scalar quantity. Scalar quantity. Scalar. quantity and displacement is a Vector quantity. Vector quantity. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट हैज Only magnitude. Magnitude. only magnitude. only magnitude, but displacement has Both both magnitude and Magnitude and direction. direction. magnitude And direction. direction, ठीक है। चौथा पॉइंट, it can be distance can be only positive, ठीक है, मतलब अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो हमेशा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, एक डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, Positive. और इट पॉजिटिव मतलब जो एक्स आप मेजर करोगे, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, It will be ये अगर greater ओरिजिन than है 0. तो हमेशा आपका डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस के इधर होगा, ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू आप मेजर करोगे वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी Negative, positive and 0. यस, but displacement can be Either negative or positive and 0. either less than 0 or greater than 0 और equal to 0, ठीक है, ये greater than और equal to है, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट पे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसके लिए और अब क्या कह सकते हो, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन अटेन नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। ये चीज हो गया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है क्या कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में अगर आप रिलेशन निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट का जो ये मॉड है, मॉड के बारे में बता देता हूँ मैं, displacement will always be less than or equal to distance, ठीक है, ये भी याद रख लेना। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऐसा क्यों, वापस से उस एग्जांपल में आऊं। इस एग्जांपल में जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ किसका किसका पाथ लेंथ, मानो path length of 2 और path length of 3, ठीक है, this will be always greater than path length of
2 1 One. हमेशा यही होगा। अगर हम ए और बी के बीच में कैलकुलेट करें तो हमेशा तो यही होगा ना कि जो ए और बी के बीच में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, तो हमेशा डिस्टेंस ज्यादा हो किसी भी दो पॉइंट के बीच में, जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर बराबर क्या हुआ, बराबर कब होगा इस केस में, इक्वल टू कब होगा, When the person Sir, is the choosing body is moving in a the straight line. equal only when Distance itself is a shortest. body is traveling in, Straight line. नहीं, traveling the shortest path. Shortest path, yes. if you use certain constraint. If the body is traveling the shortest path, then displacement will be equal to distance. ठीक है, ये हो जाता है, सिंपल मामला, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पे। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पे हमने ये बात किया था। ठीक है, देखो अब हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म जब हम डिस्कस करेंगे तो हम क्या कह रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है कि मान लो ये टाइम है और यहाँ पे x की वैल्यू मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो किसको नींद आ रहा है इतना? तो अगर मैं क्या हूं कि t इक्वल्स टू 0 पे वो ओरिजिन पे था, ठीक है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वो मान लो उसकी पोजीशन हो गई अभी जैसे कि 5 मीटर दूर चला गया। ठीक है, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ मैं कितना 2 सेकेंड आगे बढ़ा, यहाँ से यहाँ का इंटरवल कितना है 2 सेकेंड ही है। ठीक है, तो अगर वो इन 2 सेकेंड में वो कितना 5 मीटर ट्रैवल किया है, फिर इन 2 सेकेंड में अगर वो 5 मीटर फिर से ट्रैवल करके उसकी x की वैल्यू 10 हो जाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूँ, तो इन दोनों में वो 5 मीटर ट्रैवल करा है, इस 2 मिनट में भी वो 5 मीटर ट्रैवल करा है, फिर अगर मैं फिर और 2 सेकेंड ले लूं तो वो फिर से उसको 5 मीटर ट्रैवल करके वो उसकी नया x की पोजीशन भी 15 हो जाएगी, बट वो ट्रैवल कितना करेगा, वो 5 मीटर ही ट्रैवल करेगा। तो हर 2 सेकेंड के इंटरवल पे, हर 2 सेकेंड के इक्वल, ये सारा इंटरवल इक्वल है ना, हर 2 सेकेंड के इक्वल इंटरवल में वो देखो पहले 2 सेकेंड के इंटरवल में 5 मीटर, फिर दूसरे 2 सेकेंड के इंटरवल में 5 मीटर, फिर तीसरे 2 सेकेंड के इंटरवल में भी वो 5 मीटर। तो हर एक इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल देखो। नॉन यूनिफॉर्म का अगर t और x के साथ अगर आप मेजर करोगे तो आपको मान लो आप 0 2 4 6 लेते, तो अभी आपका भी फिर से दो का इक्वल इंटरवल्स है। ठीक है, बट पहले आपने देखा इसको ये ओरिजिन पे था, फिर 2 सेकंड पे देखा कि वो 5 मीटर पे चला गया, तो पहले 2 सेकंड पे वो 5 मीटर ट्रैवल किया है, फिर 2 सेकंड पे मान लो वो 20 मीटर, अब नया पोजीशन उसका 20 मीटर है, x इक्वल्स टू 20 पे चला गया, तो अब वो कितना 15 मीटर ट्रैवल किया है। ठीक है, फिर 6 सेकेंड्स पे, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स पे मान लो वो 50 मीटर पे चला गया, तो अब वो कितना ट्रैवल किया है 30 मीटर ट्रैवल करा है। तो पहले 2 सेकेंड के इंटरवल में वो 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, दूसरे 2 सेकेंड के इंटरवल में वो 15 मीटर ट्रैवल कर ले रहा है, फिर तीसरे 2 सेकेंड के इंटरवल में वो 30 मीटर ट्रैवल कर ले रहा है। ठीक है, तो ये केस हो जाता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का फंडा? Yes, sir. Yes, sir. देखो, और
अब जब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का फंडा क्लियर है, तो अब और एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग? स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। अगेन इनका भी मैं डायरेक्टली, क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि आप लोगों को परिचय है इन सब चीजों से, तो मैं डायरेक्टली लिबर्टी लेकर लिख रहा हूँ, ठीक है। परिचित होना इन सब चीजों से। तो पहला पॉइंट बताओ, व्हाट इज स्पीड? Speed is the total distance traveled in time per unit time taken. अगर मैं देखो, स्पीड इज, ये थोड़ा सा एडवांस टर्म है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मैं बताता हूँ क्यों ये यूज किया है मैंने। सिमिलरली वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैं बताता हूँ क्यों यूज किया हूँ। रेट का मतलब होता है, ये जो रेट का टर्म मैंने यूज किया है, अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मुझे फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल दो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल दो, चलो जल्दी से दो। अरे बताओ ना, कोई फिजिकल क्वांटिटी तो बताओ जो पता हो लोग आप लोगों को। अच्छा चलो हिंट देता हूँ। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है नहीं? ये सभी फिजिकल क्वांटिटी। वर्क, पावर, वर्क, एरिया, वॉल्यूम, यही सब तो Speed. जानना था मेरे को। स्पीड, ये सब फिजिकल क्वांटिटी ही तो है। फोर्स, डेंसिटी, प्रेशर। डेंसिटी, प्रेशर, है ना ये सभी? यस। ये Yes, सब तो sir. है ना, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जब फिजिकल क्वांटिटी पे चर्चा कर रहे हैं, तो बताओ फिजिकल क्वांटिटी, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल, ये सब कुछ है नहीं, ठीक है, आपके इसमें मोशन वाले, मैं थोड़ा सा बाहर हट के बता रहा हूँ। और एक है डिराइव्ड, ठीक है। फंडामेंटल माने ये तो आप, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और ये 7 तरीके के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। डिराइव्ड का मतलब आप ये सातों को यूज करके, ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके, ये कोई भी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, आप उन सबको डिराइव कर सकते हो। अर्थात ये 7 का नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये 7 का नाम है, लेंथ, पहला मास, फिर लेंथ, फिर बताओ टाइम, फिर एक आता है टेम्परेचर। ये सब तो आपको पता है, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, करंट, और हम लोग चार्ज को भी ले सकते प्रेशर। हैं। नहीं, ठीक है। और एक है, कितना हो गया? 5 हो गया ना, और 2 है, या ये इतना, ये पांचों तो आपने सुना है। अब जो 2 लिखने वाला हूँ वो लो हायर स्टैंडर्ड में सुनोगे। ये क्या है? ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, ठीक है। और चौथा है, 7वां है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसका एसआई यूनिट केजी है, इसका एसआई यूनिट मीटर है, इसका एसआई यूनिट सेकंड है, इसका एसआई यूनिट केल्विन, इसका करंट का एसआई यूनिट एम्पियर है, एम्पियर है। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब है। कोलम। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैंडल है। और अमाउंट ऑफ चार्ज का एसआई यूनिट मोल है, ठीक है। तो ये सारे, ये जो सारे हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज
क्या कहोगे? ये फंडामेंटल है। इन सबको आप फंडामेंटल। इन सबको आप क्या है ना, इन सबको आप किसी और फंडामेंटल को, मतलब ऐसा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मान लो अगर आप लेते हो, तो आप बाकी 6 फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बना नहीं सकते। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को अगर लेते हो तो बाकी 6 को यूज करके आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी बना नहीं सकते हो। मास जैसे कि हो गया, आप बाकी फिजिकल, आप मान लो लेंथ और टाइम को मिला के क्या मास बना सकते हो? नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन डिराइव्ड का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि फोर्स हो गया, ठीक है। फोर्स को हम लोग, मास को अगर हम लोग एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को फोर्स मिल जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन रेट होता ऑफ है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। वो हम बाद में बताएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी बाय टाइम हो गया, और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट बाय, तो ये टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है। तो मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे यूज करके एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी ने वॉल्यूम कहा, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? अगर हम लोग एक क्यूब लें तो लेंथ का क्यूब हो जाता है नहीं है? तो आप एक ही फिजिकल क्वांटिटी को लेकर वॉल्यूम डिराइव कर दिए। सिमिलरली एरिया लो, एरिया क्या हो जाता है? लेंथ का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो हम इन ऐसा, इसीलिए इनको डिराइव्ड कहा जाता है। तो अब रेट पे आते हैं। तो रेट जब भी कहा जा रहा है, तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, rate of change of any physical quantity is change of that physical quantity measured with respect to time, ठीक है। रेट का मतलब हो जाता है, रेट का मतलब हो जाता है, ऐसा नहीं कि सब्जी मंडी में जाके कितना रेट है भाव पूछ रहे हो। रेट का फिजिक्स में मतलब हो जाता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कैसे चेंज हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि बताओ इस फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब ऑफ दैट नहीं, दैट बोल देना गलत हो जाएगा। हाँ, चेंज इज चेंज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट ऑफ दैट फिजिकल, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर मैं बोलूं, जैसे कि अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या देगा आपको? अगर आप डिस्टेंस को एस को अच्छा, आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है? कितने लोगों को डिफरेंशिएशन आता है? चलो कोई नहीं आता भी तो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डी नहीं लिखेंगे, हम लोग मान लो डेल्टा एस। डेल्टा मतलब अगर मान लो एस टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, डेल्टा मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको वेलोसिटी देगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हमने फॉर एग्जांपल
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट सिमिलरली आपको क्या देगा, सॉरी स्पीड है, ये हम लोग अभी यही लिखने वाले हैं ना, ये वेलोसिटी है। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो है, मतलब हम लोग वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करते हैं। ठीक है, हम आएंगे, हम शायद से नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक आएंगे, बट ये सिर्फ एग्जांपल बताने का था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड इज अ व्हाट, स्केलर Scalar. क्वांटिटी। scalar quantity and velocity is a Vector. Vector quantity. अगेन वो सब चीजें लिखोगे कि इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड And direction. एंड डायरेक्शन होगा। ठीक है, और मतलब ये इसकी वैल्यू, स्पीड की वैल्यू Negative नहीं हो सकता. always greater than or equal to 0, and इसकी वैल्यू can be greater or less or equal to 0। 0. ठीक है, इतना है। अब दोनों क्वांटिटी, ये जो स्पीड और वेलोसिटी है, दोनों क्वांटिटी में हम प्रीफिक्स लगाएंगे। प्रीफिक्स मतलब समझ रहे हो आप, किसी भी चीज के आगे लगाने वाला प्रीफिक्स हो जाता है, और उसके बाद अगर वो वर्ड लगता है, हाँ, सफिक्स हो जाता है। तो ये जो यूनिफॉर्म वाला टर्म है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ये बेसिकली हमारे प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि यूनिफॉर्म अगर मैं बोलूं कि स्पीड के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसका यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, उसके बाद हम जिक्र करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। इन सब पे ध्यान दे लेना, ये सब ना ग्राफ में यूज करने में बहुत ही हैंडी होगा अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब बॉडी ट्रेवल्स इक्वल, क्या बोलोगे, इक्वल क्या बोलोगे यहाँ पे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इन इक्वल Time इंटरवल्स of time. ऑफ टाइम। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, बॉडी ट्रेवल unequal distances in equal intervals। आप अपना ना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, ताकि बाकियों को डिस्टरबेंस ना होगा ना, अगर आपका डिस्टरबेंस हो रहा हो। और सिमिलरली वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दोनों तरीके का हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या होगा, बॉडी कवर्स Equal इक्वल, distance in equal interval of time. नहीं नहीं, In यही तो, specified direction changes. इक्वल यही Displacement होगा। डिस्प्लेसमेंट बच्चा, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस होगा। स्पीड हम जब जिक्र करेंगे, स्पीड का सब जिक्र करेंगे तो डिस्टेंस होगा,
वेलोसिटी का जब जिक्र करेंगे तो सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो। स्कूल के नोट्स में यही पढ़ाया गया था, तभी क्या याद है पढ़ा है? कि अच्छा, equal distances in equal intervals time but in a specified direction, और फिर change और in specified changes in direction. स्पेसिफाइड चेंजेस इन डायरेक्शन। खैर, बता क्या, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो। अब वो बताया, मैं उनको गलत भी नहीं बोल सकता कि देख लो यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप वेलोसिटी जिक्र करोगे, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट्स कैसे चेंज हो रहा है वो आप मेजर करोगे, हम देखेंगे ये चीज। डिस्टेंस भी बोल सकते हो, डिस्टेंस भी बोल सकते हो। अभी जरा जिक्र कर लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, बेसिकली ना इसका मतलब ये है, क्योंकि अब देखो वेलोसिटी के पास क्या क्या है, वेलोसिटी के पास उसका मैग्नीट्यूड है और वेलोसिटी के पास उसका डायरेक्शन भी है। Direction. ठीक है, तो अगर आपको यूनिफॉर्म रखना है वेलोसिटी को, अगर आपको यूनिफॉर्म रखना है वेलोसिटी को, तो दोनों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं यूनिफॉर्म में बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में ईदर वन ऑफ देम और बोथ कैन चेंज। ठीक है, ईदर वन ऑफ देम और बोथ कैन चेंज। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल हम अभी यहाँ पे लेंगे। अगर मान लो एक, ये क्या है मेरा सर्कल, ठीक है। सर्कल में बॉडी ट्रैवल कर रहा है, इसका रेडियस r है। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है, ऑन द सर्कल। तो ए पॉइंट पे जब बॉडी है तो वो उसकी वेलोसिटी v है, और ये वेलोसिटी जब सर्कल में मूव करता है तो वेलोसिटी, ये हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, इन सर्कुलर मोशन लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज, चेंजिंग। अरे वाह, सब कुछ पता है आप लोगों को तो। ऑलवेज टेंजेंशियल, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। तो यहाँ पे ये होगा, बी पॉइंट पे भी टेंजेंशियल होगा, ठीक है। सी पॉइंट पे भी टेंजेंशियल होगा, डी पॉइंट पे भी टेंजेंशियल होगा, ठीक है। तो हर जगह पर टेंजेंट ही है, हर जगह पर टेंजेंट ही है। तो अब अगर मैं ये अज्यूम करूं, अब अगर मैं अज्यूम करूं कि जो v की वेलोसिटी है एट पॉइंट ए, वो मैग्नीट्यूड उसकी उतनी ही है b पे भी, ठीक है, उतनी ही मैग्नीट्यूड है उसकी c पे भी, और उतनी ही मैग्नीट्यूड है उसकी d पे भी। क्लियर है ये बात? तो मतलब ए बी सी डी पे जो वेलोसिटी की टेंजेंशियल वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी जो हमने यहाँ पे कहा हुआ है, वो हर जगह पर बराबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है। ये सब हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम लोग आखिरी में सर्कुलर मोशन पाएंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उसकी v की जो मैग्नीट्यूड है,
वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी, एंड सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज कर दी होगी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, वेलोसिटी कह दिया मैंने, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पे तो हमने कमेंट कर दिया यहाँ पे। तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रही होगी तो हमने तो ये कमेंट कर दिया कि चेंज अगर हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म है, और अगर चेंज नहीं हो रही है तो यूनिफॉर्म है। हमने सर्कुलर मोशन में ये चीजें कमेंट कर दी हमने, ठीक है। बट ये ध्यान रखो, तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ये किसका एग्जांपल लिया हुआ है बच्चों? ये मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का लिया हुआ है। अगर मैंने ये कहा कि किसी भी पॉइंट पे तुम ले लो, तुम ए पॉइंट को कंसिडर करो, तुम बी पॉइंट को कंसिडर करो, सी पॉइंट को करो, किसी भी पॉइंट पे करो, जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है हर जगह पर उसकी मैग्नीट्यूड हर जगह बराबर है। बट अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऐसा है ना, और बी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसा है, सी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसा है, डी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसा है। तो हर जगह पर अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो हर सर्कुलर मोशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, ये तो तभी जाके वो सर्कल में घूमेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में चेंज होना ही होना है। बट अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है, और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है अभी के केस में, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, v का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है। जो इसका डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है, v का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है। तो अब आगे आते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की जब हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे ये वाले पार्ट में, तो हमने क्या कहा, यूनिफॉर्म मोशन में बोथ आर कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेगा, एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में ईदर दोनों चेंज हो रहा होगा, वन ऑफ देम, अगर मैग्नीट्यूड चेंज करवा रहे हो तो भी वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, और अगर आप डायरेक्शन चेंज करवा रहे हो, जैसे कि सर्कुलर मोशन वाला एग्जांपल हो गया, जैसे कि सर्कुलर मोशन में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब भी ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस है सर्कुलर मोशन, ठीक है। और अगर आप दोनों चेंज करवा दो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी, तो वो तो एब्सोल्यूट नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले मोशन के लिए आपको वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है दोनों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। आई थिंक एक दिन के लिए इतना काफी आप लोगों के लिए। मुझे एक बार चेक करने तो बीच में कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ। अब बताओ, अभी तक जितना पढ़ाया हुआ है ये तो पूरा हमारा थ्योरी का पार्ट है, तो अभी तक जितना कुछ पढ़ाया हुआ है इसमें कोई दिक्कत, कोई कॉन्सेप्ट आपको पहले ना समझ में आया हो, अभी वापस से समझाना चाहते हो, या फिर जो मैंने अभी बताया है उसमें आपको कोई समझने में दिक्कत है तो अभी पूछो, कैसा भी सवाल।
पूछो यार, कुछ भी पूछो, कोई सवाल नहीं है किसी को? नो सर। सर एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? सर्कुलर मोशन में बच्चा, सर्कुलर मोशन में करेंगे, सर्कुलर मोशन जब करेंगे ना तब यस सर। करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके सर। एंगुलर मैं बताने के लिए तो बता सकता हूँ अभी, क्योंकि सर्कुलर मोशन मैंने बता दिया आपको थोड़ा बहुत। अभी जैसे कि यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी हमने डिस्कस किया है ना, यहाँ जो लीनियर वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, इसका पैरेलल है सर्कुलर मोशन में यस सर। एंगुलर वेलोसिटी। मतलब लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी होता है अगर पोजीशन चेंज कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे, और अगर एंगल चेंज कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे होंगे। एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर सर्कल में देखो, सर्कल में अगर मैं बोलूं, ये जो सर्कल है इस पे ध्यान दो, सर्कल में अगर बोलूं कि ए पॉइंट पे मेरा बॉडी ओरिजिन पे था, ठीक है, ए पॉइंट पे क्या था, मेरा बॉडी Yes, ओरिजिन पे था, तो जब वो बी पॉइंट पे जाएगा तो वो ए पॉइंट ये ओरिजिन पे था, जब t इक्वल्स टू 0 था ना तो यहाँ पे था, ठीक है। जब Yes, ये मामला बॉडी t इक्वल्स टू b पे चला गया तो वो इतना एंगल ट्रैवल किया, ठीक है। yes, sir. और जब फिर c पे जाएगा तो मतलब इतना एंगल ट्रैवल किया, ठीक है। सर तो ये एंगल्स जब ये d पे जाएगा तो मतलब वो कितना एंगल ट्रैवल करेगा, देखो, मतलब वो इतना एंगल ट्रैवल किया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉडी जो ओरिजिन के साथ टाइम एंगल मेजर कर रही थी वो सब चेंज होते जा रहा है। तो yes, कितने रेट में वो एंगल्स का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मेजर करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। ओके सर। हम डिस्कस करेंगे ये सभी। तो हमने रेस्ट एंड मोशन भी डिस्कस कर लिया है, एग्जांपल्स आप लोग दे दोगे। हाँ, एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला फंडा थोड़ा सिली सा है, बताना है तो बता देते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे डिस्कस किसके बारे में, हम जो भी इस चैप्टर में बॉडीज के बारे में कंसिडर करेंगे वो किसके बारे में हम कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेकर। पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेकर अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो मतलब क्या है, द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट are negligible with respect to the distance traveled by the body or the object, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना आगे, the object, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ एक कार का लेंथ कितना होता है जनरली, बताओ, कार कितना लंबा होता है, कोई भी कार, हाँ पता है, 5, मान लो 5 मीटर का होता है, ठीक है। इतना लंबा भी नहीं होता बट 5 मीटर का मान लो, ठीक है, 5 मीटर। अब मैं ये बोलूं कि दिस कार, ये कार ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रैवल किया है। अब बताओ कश्मीर से कन्याकुमारी कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है कश्मीर, अप्रोक्स 3600 किलोमीटर। 3600 किलोमीटर फिर भी एक्सेप्टेबल है, फिर भी 3600 किलोमीटर फिर भी एक्सेप्टेबल है। बट इंडिया का ये याद रखो, इंडिया का अगर आप मैप बनाओगे ना, इंडिया का मैप जो है वो यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक और लेफ्ट से लेके राइट तक, नॉर्थ से लेके साउथ और
ईस्ट से लेके वेस्ट तक अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर है। ठीक है, अगर सीधा सीधा आप डिस्टेंस ले लोगे ये दोनों का, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर है। तो इंडिया चल नहीं भी लग रहा तो भी बड़ी दिक्कत नहीं है। तो 2000 किलोमीटर अगर आप मानते हो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अप्रोक्सीमेटली, तो ये कितना मीटर हुआ बताओ? 2 इंटू 10⁻⁴, ये 3 प्लस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो और 3 लगाओगे, तो ये कितना हो गया? 2.000 और फिर और, ठीक है, तो ये इतना, ठीक है, इतना हुआ ना, कितना? 20 लाख, 20 लाख मीटर। और कार का लेंथ कितना है? 5 मीटर। तो ये 5 मीटर को इसने जितना ट्रैवल करा है डिस्टेंस, उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या कोई तुलना है क्या दोनों के बीच में? मतलब ये 5 मीटर को, तो इसीलिए अगर हम कार को बोले कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रैवल कर रहा है, तो आई कैन कंसिडर car as a point object. Consider car as a point object. ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इसीलिए हम अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं, क्योंकि कार की खुद की डायमेंशन जो उतने डिस्टेंस ट्रैवल करी है उससे काफी कम है। ठीक है, ये हो गया स्केलर है। आपको पता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बता दिया मैंने, यूनिफॉर्म मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप लोगों को बुकलेट मिल गया है? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. तो बुकलेट में आप लोग कृपया पढ़ लीजिएगा जो कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज बताई हुई है कि यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन, ये भी दे दिया गया है। स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, from equal distance, unequal distance in unequal interval, average, हाँ एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ओके, हाँ आखिरी के 2 पॉइंट। हमारा क्लास कितने बजे तक है? 12 बजे तक था, 12:30 बजे तक था? 12:30। अच्छा है ना, फिर तो टाइम तो दो पॉइंट्स और बस। एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, क्या? एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज, ये एवरेज स्पीड भी हो सकता है और एवरेज वेलोसिटी भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा मुझे एवरेज का मतलब बताओ, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है? कुछ सीखा है मैथ्स में? Sir, number of observations by total number of observation. ठीक है, ये होता है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड, मतलब आपने, ये बेसिकली यही होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है आपके लिए? यहाँ पे जब आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे तो आपका ऑब्जर्वेशन पोजीशन है। ठीक है, जब आप स्पीड कैलकुलेट करोगे तो आपका ऑब्जर्वेशन स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी कैलकुलेट करोगे तब आपका ऑब्जर्वेशन पोजीशन होता है। ठीक है, तो अगर आप क्या करोगे, आप हर एक टाइम पे उसका पोजीशन मेजर करते रहोगे। आप देखोगे कि वो 0 से 5 सेकेंड पे वो 5 मीटर ट्रैवल करा है, फिर 5 to 10 सेकेंड पे वो और 10 मीटर ट्रैवल कर लिया है, फिर 10 to 15 सेकेंड पे वो सम 12 मीटर ट्रैवल कर लिया, फिर 15 to 20 सेकेंड पे वो फिर 5 मीटर ट्रैवल करा है, 20 to 25 सेकेंड पे वो 2 मीटर ट्रैवल करा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे Total 5 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 2 इन सबको ऐड कर दिया, फिर टाइम ऐड करोगे। पहला टाइम कितना है? 5। ठीक है, ये वाला 5 सेकेंड, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5,
तो 5 + 5 + 5 + 5, तो ये करोगे एवरेज के लिए। तो ये क्या हो गया, ये टोटल डिस्टेंस, ये क्या हो गया, टोटल टाइम। तो वही चीज एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है। सर एवरेज वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। वो क्यों लिखोगे, मैं इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी तक मैंने एक जगह भी कैसा भी इक्वेशन नहीं लिखा है कहीं पे भी। मतलब ऑफ कोर्स ये वाला एक इक्वेशन है, बट मैंने कोई कोई अल्फाबेट्स यूज करके कैसा भी कहीं पे भी इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है। ना मैंने स्पीड का लिखा है, ना मैंने वेलोसिटी का लिखा। ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, बट एज एन लेजिट आपको जो याद रखने हैं उस टाइप का मैंने कहीं पे भी कुछ भी इक्वेशन नहीं लिखा है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, आपको इक्वेशन वाला मैं स्पेसिफिकली कल हम पूरे इक्वेशन मतलब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक भी नहीं लगा हुआ है, जब भी हम लोग नेक्स्ट बैठेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग इक्वेशंस डिस्कस करेंगे कि इन सब को यूज करके कैसे इक्वेशंस डेवलप किए जाए। ठीक है। एंड इंस्टेंटेनियस, सिमिलरली इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हम ऐसे ही कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब आप लोग अगर कार में ट्रैवल करते हो या फिर बाइक चलाते हो या फिर कोई भी ऐसा व्हीकल चलाते हो, तो उसमें एक स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है जो कि आप लोगों को स्पीड दिखाता है ऑब्जेक्ट का। तो वो जो स्पीड दिखाता है ना, वो उस ऑब्जेक्ट का एट दैट इंस्टेंट स्पीड होता है। ठीक है। उस इंस्टेंट में कितना है, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना है। तो ये स्पीड इज rate of change of distance at that instant। ठीक है। and this is rate of change of displacement at that instant। इसका मतलब जो है ना, यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है ये पूरा, इसका मतलब हम लोग ग्राफिकली समझेंगे। ठीक है। इट इज अंडरस्टूड ग्राफिकली बेटर। ओके। तो जब हम लोग ग्राफ्स डिस्कस करेंगे तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्चुअल इंस्टेंटेनियस और एवरेज में अंतर क्या है। ग्राफ्स में आप ज्यादा बेटर समझ सकते हैं। यहाँ पे बस हल्का सा डेफिनेशन दे दिया गया आप लोगों को। ठीक है। तो आपको वेलोसिटी का भी अनुमान दे दिया गया है। कवर इक्वल डिस्टेंस, ओके, बॉडी मस्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, डायरेक्शन शुड नॉट चेंज। नॉन यूनिफॉर्म में भी आपको मैंने बता दिया इक्वल डिस्टेंस। हाँ ओके, एवरेज भी बता दिया है। ठीक है। स्पीड वेलोसिटी डिफरेंस। हाँ। सिमिलरली आखिरी पार्ट एक्सेलरेशन पे आ जाते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, याद रखना। यहाँ स्पीड मत लिख देना कभी भी। ठीक है। एक्सेलरेशन हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, याद रखना इस चीज को। ओके। तो इसमें भी दो तरीके हैं इसको क्लासिफाई करने के, एक है यूनिफॉर्म और एक है नॉन यूनिफॉर्म। और एक भी तरीका है इसको बताने का, एक है एवरेज। एवरेज और इंस्टेंटेनियस तो कोई इतना जिक्र नहीं करता, बिकॉज छोड़ो इसको। यूनिफॉर्म में तो मतलब इक्वल चेंज इन
velocity in equal intervals of time and non-uniform acceleration मतलब unequal change है, change in velocity in equal intervals of time। और एक पॉइंट है इसका कि it is an वेक्टर सर इस क्वांटिटी। सब में पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन भी पढ़ना है क्या? वेक्टर क्वांटिटी, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एक्सेलरेशन। So our discussion will include uniform acceleration only। ठीक है, our discussion will include uniform acceleration only। तो अब क्योंकि ये acceleration एक वेक्टर क्वांटिटी है तो yes it can be positive, yes it can be negative, yes it can be zero as well। ठीक है, तो हाँ अगर आपका सवाल है कि ये सब पढ़ना है तो हाँ भैया पढ़ना तो है मैडम। जैसे कि, और मैं आपको इतना सरल तरीके से बताऊंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या अंतर है, आपको ये पहले समझना पड़ेगा कब आप पॉजिटिव लोगे कब आप नेगेटिव लोगे। तो ये तभी हो जाएगा। देखो ये आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। तो आपका एक ही लाइन आप कंसिडर करोगे और ओरिजिन कंसिडर करोगे और एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लोगे और दूसरा डायरेक्शन आप नेगेटिव ले लोगे। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो अगर देखो मैं आपको बस इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग क्लास खत्म कर लेंगे। तो अब अगर मान लो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, बॉडी इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इसकी डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन है डेल्टा एक्स का मतलब। तो चेंज इन पोजीशन क्या हो जाता है, एक्स एफ माइनस एक्स आई, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये मेरा अगर इनिशियल पोजीशन है और ये मेरा अगर फाइनल पोजीशन है, तो यहां से इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन, तो ये एक्स आई और ये एक्स एफ कौन सा बड़ा क्वांटिटी होगा, एक्स एफ या एक्स आई? बताओ। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है ना सबको? यस हाँ तो बताओ ना, अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आपने इनिशियल पोजीशन मेजर करा है एक्स आई और फिर फाइनल पोजीशन मेजर करा है एक्स एफ, तो एक्स आई बड़ा होगा या एक्स एफ बड़ा होगा? एक्सेप्ट बड़ा होगा। एक्सेप्ट बड़ा तो अगर एक्स एफ बड़ा है एक्स आई से, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स एफ माइनस एक्स आई पॉजिटिव होगा वैल्यू? यस सर। ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया वैल्यू। और अगर और डेल्टा टी तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, डेल्टा टी कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी डेल्टा टी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मतलब डेल्टा टी का मतलब क्या है, टी एफ माइनस टी आई। तो फाइनल टाइम इनिशियल टाइम से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, फाइनल टाइम इनिशियल टाइम से अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या, आप टाइम में पीछे चले जा रहे हो। ठीक है, तो टाइम में कभी कोई पीछे ही नहीं जा सकता, तो इसीलिए टाइम तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो गया काम से। तो अब जब अगर आप ये कंसिडर करोगे, तो अगर आप डेल्टा एक्स
बाई डेल्टा टी लेते हो तो ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये क्या है, ये वेलोसिटी या फिर स्पीड होगा, तो ये वाला वेलोसिटी भी मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो vf माइनस vi। ठीक है, तो ये ना, ये कुछ भी हो सकता है। अगर इक्वल टू हुआ तो इसका मतलब vf मेरे vi के बराबर है, अगर लेस देन हुआ मतलब vf मेरा छोटा है vi से, और अगर मेरा ग्रेटर हुआ तो vf मेरा बड़ा है मतलब vi से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे डेल्टा वी अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो डेल्टा टी तो हमेशा पॉजिटिव है, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इसके लिए पॉजिटिव होगा, इसके लिए नेगेटिव होगा, और इसके लिए तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये कैसा केस है, ये नो एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत तो बताओ मेरे को अभी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि क्योंकि आपने पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा लिया हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला लिया हुआ है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला लिया हुआ है, तो मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही है। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब ये ऑपोजिट हो जाएगा, और नो एक्सेलरेशन तो ये तो जीरो ही है। तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो ना? नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब यही है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसकी ऑपोजिट, उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेट कर रहा होगा बॉडी, उसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो हम सारे टाइप की चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप लोग के पास अगर बुकलेट है तो आप लोग बुकलेट में से पढ़ लो, आप लोग के पास एनसीईआरटी है तो आप लोग एनसीईआरटी में से पढ़ो, और जब हम लोग नेक्स्ट क्लास, हाँ दोनों है। हाँ तो अरे तो जो नहीं पढ़ा है उसमें से पढ़ लो, आपको जहाँ से पढ़ने का मन कर रहा है वहां से पढ़ लो, बट पढ़ लो और फिर नेक्स्ट क्लास में आके हमसे सवाल पूछो। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इक्वेशंस वगैरह सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू गाइस, क्लास यहीं समाप्त होती है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।